हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस टाइम जापान का भूगोल। और जापान के भूगोल में अभी तक 3 वीडियो आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जापान का सामान्य परिचय बताया। दूसरे वीडियो में मैंने आपको जापान के भौतिक प्रदेश के बारे में बताया था। और तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था जापान की जलवायु और उसको प्रभावित करने वाले कारक। आज का जो चौथा वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन 500 शब्दों में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जापान के जलवायु प्रदेश। ओके, जापान के जलवायु प्रदेश, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे जापान के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। मैं मैप के जरिए भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। मेरे पास जो भी मैप उपलब्ध है उसके जरिए मैं बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपके पास अगर मैप है तो मैप जरूर आप खोल के बैठिए, ओके, तभी आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जापान के जलवायु प्रदेश की। तो देखिए, आप पहला वीडियो देख लीजिए, यानी इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है जापान का जलवायु और उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसको देख लेंगे तो आपको जलवायु प्रदेश बेहतर ढंग से समझ में आएगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, द्वीपीय देश होने के कारण, मतलब जापान कैसा देश है? द्वीपीय देश, यानी छोटे बड़े विभिन्न द्वीपों से मिलकर बना है। बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं और 4 मुख्यतः बड़े द्वीप हैं, मैंने आपको बताया था। तो द्वीपीय देश होने के कारण जापान में सर्वत्र एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती, मतलब सभी जगह एक जैसी जलवायु नहीं है जापान में। इसका स्थलीय भाग विविधतापूर्ण है, जिससे चतुर्दिक फैला, चतुर्दिक मतलब चारों दिशाओं में फैला समुद्र समान प्रभाव नहीं डाल पाता है। देखिए ये लाइन समझिए, इसका स्थलीय भाग विविधतापूर्ण, मतलब जो स्थलीय भाग है वो विविधतापूर्ण है, यानी कहीं पठार है, कहीं मैदान, कहीं पर्वत है। तो इससे क्या है कि जो चारों तरफ इसके समुद्र है वो इस समान प्रभाव आपका अपना नहीं डाल पाता है। समान प्रभाव, जैसे समान स्थलीय भाग होता तो समान प्रभाव डालता। मान लीजिए स्थल ही स्थल होता, मैदान ही मैदान होता, पहाड़ ही पहाड़ होता तो प्रभाव समान होता। लेकिन अब चूंकि विविधतापूर्ण है, कहीं पहाड़ पर्वत मैदान है, तो इसलिए जो प्रभाव है समुद्रों का चारों तरफ, चूंकि समुद्र मैंने बताया उत्तर में ओखोटस्क, दक्षिण में पूर्वी चीन सागर है, और पूरब की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर, पश्चिम में जापान महासागर, सॉरी जापान सागर, जापान महासागर नहीं जापान सागर है। तो ये सागर चारों तरफ फैले हुए हैं, समुद्र फैले हुए हैं, तो ये अपना प्रभाव समान रूप से नहीं डाल पाते। इसके अतिरिक्त सागरीय जलधाराओं के कारण, सागरीय जलधाराएं, इनके कारण भी जापान सागरीय एवं प्रशांत महासागरीय तट प्रभावित होते। मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। ओयोशियो की ठंडी जलधारा उत्तर से आती है और दक्षिण से आती है क्यूरोशियो की गर्म जलधारा। अभी मैं इसके बारे में और पढ़ाऊंगा थोड़ा सा आपको, अगर टॉपिक आएगा तो। इस प्रकार तापमान, वर्षा, वनस्पति एवं अन्य तत्वों के आधार पर जापान को प्रूडेम्स्टर, ये एक भूगोलवेत्ता है, इन्होंने जापान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। ये देख लीजिए आप। पहला है होक्काइडो जलवायु प्रदेश, तोहोकू जलवायु प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी जापान का सागर तटीय जलवायु प्रदेश, फिर है चौथा दक्षिणी पश्चिमी जापान का प्रशांत महासागर तटीय प्रदेश, और 5वां है उत्तरी क्यूशू जलवायु प्रदेश। ओके, तो हम एक एक इनको लेकर के इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे। होक्काइडो जलवायु प्रदेश की विशेषताएं क्या हैं, तोहोकू जलवायु प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं, ओके, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला है हमारा होक्काइडो जलवायु प्रदेश। ओके, तो अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। होक्काइडो सबसे ऊपर है, जो 4 बड़े मुख्य द्वीप हैं उनमें होक्काइडो सबसे ऊपर यानी उत्तर में स्थित है। ओके, मैप लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। एक द्वीपीय क्षेत्र होने पर भी होक्काइडो की जलवायु महाद्वीपीय है। मतलब होक्काइडो क्या है? एक द्वीप है, लेकिन इस यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये महाद्वीप है, वही कह रहा है। एक द्वीपीय क्षेत्र होने पर भी होक्काइडो की जलवायु महाद्वीपीय है। अब देखिए, उच्च अक्षांश में स्थित होने के कारण यहाँ पर ठंडक अधिक पड़ती है। मैंने आपको बताया ये उत्तर में पड़ता है होक्काइडो, आप यहाँ पर देखिए ये उत्तर में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ठंडक अधिक पड़ती है। तो
उच्च अक्षांशों में, क्योंकि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे अक्षांश बढ़ते जाएंगे। ओके, तो उच्च अक्षांश में स्थित होने के कारण यहाँ पर ठंडक अधिक पड़ती है। यह जापान का शीतलतम प्रदेश, मतलब सबसे शीतल प्रदेश, सबसे ठंडा प्रदेश होक्काइडो ही है। यहाँ 4 महीने तक तापमान हिमांक से नीचे रहता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है 4 महीने तक। शीतकाल में साइबेरियाई ध्रुवीय महाद्वीपीय हवाएं जब तीव्र गति से उत्तर पश्चिम दिशा से चलती हैं तो संपूर्ण होक्काइडो का पश्चिमी भाग इन हवाओं से सर्वाधिक प्रभावित होता है। अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले पढ़ देता हूँ। ओयोशियो की ठंडी जलधारा भी तापमान को गिरा देती है। निम्न उच्चावच के कारण भाप भरी हवाएं अवरुद्ध नहीं होती हैं। यही कारण है होक्काइडो में वर्षा केवल 100 सेंटीमीटर होती है। पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है। यह वर्षा हिम के रूप में होती है। अब मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, मुझे समझाना था शीतकाल में। हाँ, शीतकाल में साइबेरियाई ध्रुवीय महाद्वीपीय हवाएं चलती हैं, यानी शीतकाल में ठंडी में क्या होता है कि हवाएं किधर से किधर चलती हैं, साइबेरियाई ध्रुवीय महाद्वीपीय हवाएं चलती हैं, यानी कि रूस का जो भाग है, साइबेरियाई वाला क्षेत्र है, वहाँ से ठंडी हवाएं चलती हैं। वही पड़ता है दक्षिण पश्चिम साइड, सॉरी उत्तर पश्चिम साइड में। अगर जापान के उत्तर पश्चिम साइड देखें तो क्या पड़ता है, साइबेरियाई क्षेत्र। वहीं से ध्रुवीय महाद्वीपीय हवाएं चलती हैं। ध्रुवीय मतलब ध्रुव से आने वाली, यानी उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवाएं जो होती हैं वो ठंडी होती हैं। तो जब वो हवाएं आती हैं, यहाँ पर आप देखिए मैप में, तो जब वो हवाएं आती हैं तो वो जापान सागर, ये बीच में पड़ता है जापान सागर, यहाँ से नमी धारण कर लेती है। मैंने आपको बताया था, यहाँ से नमी धारण करके फिर जापान के पश्चिमी तट पर, यानी जापान सागर तट पर, जापान का पश्चिमी तट मतलब जापान सागर तट, यहाँ पर वर्षा करा देती हैं। और ये वर्षा कैसी होती है, हिम के रूप में, चूँकि ये ठंडी हवाएं होती हैं, ठंडे प्रदेशों से आती हैं। ओके, साइबेरियाई क्षेत्र बहुत ठंडा प्रदेश है। ओके, तो वहाँ से हवाएं आती हैं तो ठंडी होती हैं और जापान सागर में नमी धारण करती हैं, तो वर्षा जो होती है वो हिम के रूप में होती है। ओके, और कहाँ वर्षा होता है, जापान के पश्चिमी तट पर। पूर्वी तट पर वर्षा नहीं हो पाता है, मतलब होता है बहुत कम होता है, या वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है उस। ओके, वृष्टि छाया मतलब जहाँ वर्षा ना हो, जैसे पहाड़ों के जो दूसरे तरफ वर्षा नहीं होता तो उसको वृष्टि छाया प्रदेश बोल देते हैं। इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो होक्काइडो में औसतन अगर वर्षा देखें तो 100 सेंटीमीटर होती है। और एक कारण और है ठंडी पड़ने का वहाँ होक्काइडो में, उत्तर से मैंने बताया था कि ओयोशियो की ठंडी जलधारा आती है उत्तर से, तो वो भी होक्काइडो के तापमान को काफ़ी गिरा देती है, इसलिए वहाँ पर ठंडी पड़ती है। ओके, यहाँ देखिए उत्तर से ओयोशियो की ठंडी जलधारा आती है और दक्षिण से जो कुरोशियो की गर्म जलधारा आती है वो होक्काइडो तक पहुँच नहीं पाती है। ओके, क्योंकि बीच में टकराहट हो जाती है दोनों की। तो ये होक्काइडो जलवायु प्रदेश मैंने आपको बताया, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। तोहोकू जलवायु प्रदेश, दूसरा हमारा जो जलवायु प्रदेश है वो है तोहोकू जलवायु प्रदेश। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए तोहोकू प्रदेश है कहाँ। यहाँ आप देखिए, मैप लगा देता हूँ फिर से। ये मैप में देखिए आप, ये यहाँ पर, ओके, ये जो सर्किल है, गोल गोल सर्किल, यहाँ देखिए ये आपका बेसिकली तोहोकू प्रदेश माना जाता है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ओमारी, एकिता, ये सब स्थान के नाम हैं। ओके, अब जापान के स्थानों के नाम इंडिया के जैसे नहीं होंगे, तो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। ओमारी, एकिता, इवाते, यामगाता, मियागी, फुकुशिमा प्रीफेक्चर आते हैं। अब प्रीफेक्चर क्या है, प्रीफेक्चर मतलब वहाँ पर प्रशासनिक स्थान कह सकते हैं, प्रशासनिक प्लेस। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस, जैसे हमारे यहाँ भाई क्षेत्र होते हैं, राज्य प्रांत होते हैं, एक अपना जिला होता है, ऐसे वहाँ प्रीफेक्चर होता है। तो ये क्षेत्र जो हैं वहाँ पर आते हैं इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। ओमारी, एकिता, इवाते, यामगाता, मियागी और फुकुशिमा प्रीफेक्चर आते हैं। होक्काइडो के दक्षिण में पड़ने के कारण उसकी तुलना में यह अधिक गर्म है। अब चूँकि ये मैंने बताया तोहोकू जो है ये कहाँ स्थित है, होन्शु द्वीप पर। और होन्शु कहाँ है, आप देखिए यहाँ पर मैप में, होन्शु जो द्वीप है ये तो होक्काइडो के दक्षिण में है। तो मैंने बताया अगर आप उत्तर में जाएंगे तो ठंड बढ़ेगी और दक्षिण में आएंगे तो गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो चूँकि ये जो तोहोकू है होन्शु द्वीप पर है और होन्शु दक्षिण में स्थित है, इसलिए होक्काइडो की अपेक्षा यहाँ पर अधिक गर्म पड़ती है। वही लिखा है यहाँ पर, होक्काइडो के दक्षिण में पड़ने के कारण उसकी तुलना में यह अधिक गर्म है। अगस्त महीने का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पाया जाता है।
चूँकि तोहोकू के मध्य इशिगो, देवा और कीटाकामी पहाड़ियाँ अधिक ऊंची हैं, ये मैंने आपको बताया था। इशिगो, देवा क्रम की जो पहाड़ियाँ हैं और कीटाकामी पहाड़ियाँ, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, मैप लगा देता हूँ। तो ये अधिक ऊंची हैं, इसलिए जापान सागरीय और प्रशांत महासागरीय प्रभाव सर्वत्र एक जैसा नहीं पाया जाता है। तोहोकू के पूर्वी और पश्चिमी तटीय भागों के तापमान एवं वर्षा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यानी कि पूर्वी और पश्चिमी तट जो हैं वहाँ पर वर्षा में काफ़ी अंतर पाया जाता है। पश्चिमी तोहोकू में उत्तरी पश्चिमी ध्रुवीय साइबेरियाई महाद्वीपीय वायु राशि का प्रभाव पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक पड़ता है। अब इसको समझ लीजिए, मैंने पढ़ दिया और इसको समझना है। देखिए, मैंने अभी वो बताया था आपको, जो पहला वाला पढ़ाया था होक्काइडो, वही हवाएं यहाँ भी आती हैं, हॉन्शू पर भी। तो वही कह रहा है कि जो तोहोकू का पश्चिमी तट है वहाँ पर उत्तरी पश्चिमी ध्रुवीय साइबेरियाई महाद्वीपीय हवाएं अधिक प्रभाव डालती हैं। देखिए लिखा है पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक प्रभाव डालती हैं, अधिक प्रभाव पड़ता है। ओके, तो पश्चिमी तट पर अधिक प्रभाव क्यों पड़ेगा? क्योंकि पश्चिम से ही हवाएं आ रही हैं, तो सारी वर्षा कहाँ करा देती हैं? पश्चिम तट पर। तो इसलिए वहाँ पर अधिक प्रभाव पड़ता है। और ये वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। महाद्वीपीय स्वभाव के कारण यह हवाएं शुष्क होती हैं। देखिए, महाद्वीपीय स्वभाव के कारण यह हवाएं शुष्क होती, चूँकि महाद्वीपीय जो साइबेरियाई क्षेत्र है यह महाद्वीप में पड़ता है, रूस का भाग है, तो वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो महाद्वीपीय क्षेत्र है, इसलिए जब वहाँ से हवाएं चलती हैं साइबेरिया से तो उस समय शुष्क रहती हैं। परंतु जब जापान सागर को पार करती हैं, मैंने आपको बताया था अभी, जापान सागर को पार करती हैं, ये देखिए बीच में जापान सागर है, जब इसको पार करती हैं तो उस वायु राशि की निचली सतह अपेक्षाकृत गर्म हो जाती है। चूँकि समुद्र से भाप उठता रहता है ना सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर, तो जो निचली सतह होती है, वायु की परत होती है, वो गर्म हो जाती है। अतः नमी धारण कर लेने के कारण, अब जापान सागर के पास आई तो उसने नमी धारण कर लिया। अब नमी धारण कर लेने के कारण ये हवाएं मध्यवर्ती पर्वतमाला से टकराती हैं, और जब हॉन्शू में पहुंचती तो हॉन्शू में मैंने बताया देवाक्रम, कीटाकामी और यहाँ पर इसिगी, ये सब पहाड़ियाँ हैं, तो इनसे जब टकराती हैं तो वर्षा करा देती हैं। तो पश्चिमी भाग में अत्यधिक वर्षा कराती हैं, वही लिखा है। यह वर्षा हिम के रूप में होती, मैंने अभी आपको बताया था। शीत ऋतु में हिमवर्षा से 5 मीटर मोटी बर्फ जम जाती है। सोचिए, वर्षा इतनी होती है कि वहाँ मतलब अब चूंकि हिम के रूप में वर्षा हो रही तो 5 मीटर मोटी बर्फ जम जाती है। शीत ऋतु में पूर्वी तट वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने के कारण वर्षा रहित तो रहता है। मैंने ये भी बताया आपको पहले वाले टॉपिक में, यानी जो मैंने अभी होक्काइडो वाली जलवायु बताई थी, कि जो पूर्वी तट है वहाँ वर्षा नहीं हो पाता क्योंकि वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। तो अब देखिए ग्रीष्म काल में, अभी तक मैंने बताया शीत ऋतु में कैसे वर्षा होती है, कहाँ पर वर्षा होती है, वो आप समझ गए। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कैसे होती है और कहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में हॉन्शू के पूरब में, हॉन्शू के पूरब में मतलब प्रशांत महासागर की बात कर रहा है। हॉन्शू के पूरब में कौन महासागर है? प्रशांत महासागर। तो वही कह रहा, ग्रीष्म काल में हॉन्शू के पूरब में उच्च वायुदाब की पेटी निर्मित हो जाती, मतलब जो प्रशांत महासागर है वहाँ उच्च वायुदाब निर्मित हो जाता है। तो उच्च वायुदाब की उष्ण कटिबंधीय समुद्री वायु राशि जब मध्य एशियाई निम्न वायुदाब की ओर चलती है, और निम्न वायुदाब कहाँ उत्पन्न हो जाता है? मध्य एशिया में। तो हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी? समुद्र से स्थल की ओर, यानी कि प्रशांत महासागर से मध्य एशिया की ओर चलेंगी। ओके, तो जब ये हवाएं चलती हैं तो तोहोकू के पूर्वी तट पर सर्वाधिक वर्षा कराती हैं। चूँकि तोहोकू का पूर्वी तट पहले पड़ता है तो इसलिए वहाँ पर वर्षा करा देती हैं, और पश्चिमी जापान सागरीय तट वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने के कारण वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। तो उल्टा हो गया एकदम, यानी कि जब प्रशांत महासागर से दक्षिणी पूर्वी हवाएं चली उत्तर पश्चिम की ओर तो ये कहाँ वर्षा करा देती हैं? पूर्वी तट पर, तोहोकू के पूर्वी तट पर। और जो पश्चिमी तट है जापान सागर तट, वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाता है। शीतकाल में पूर्वी और पश्चिमी तटों के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है, क्योंकि पश्चिमी तट को जहाँ उत्तरी पश्चिमी ध्रुवीय महाद्वीपीय हवाएं शीतल कर देती हैं, मैंने आपको बताया भी, पश्चिमी तट को उत्तरी पश्चिमी ध्रुवीय यानी साइबेरिया से आने वाली महाद्वीपीय हवाएं शीतल कर देती हैं। और वहीं पूर्वी तट पर ये देखिए, ये यहाँ पर मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। पूर्वी तट पर ओएसयू की ठंडी जलधारा के कारण तापमान अधिक नीचे गिर जाता है। यहाँ चुड़ैल लिख गया, सोचिए कितनी बड़ी मिस्टेक है। यहाँ होगा ओएसयू, मैं काट करके इसको ओएसयू लिख देता हूँ। ओके, ओएसयू की
ठंडी जलधारा के कारण तापमान नीचे गिर जाता है। ओके, तो यानी कि जो पूर्वी तट है वो कैसे ठंडा हो जाता है? ओयो-सी-ओ की ठंडी जलधारा के कारण, चूँकि उत्तर से ओयो-सी-ओ की ठंडी जलधारा आती है और पूर्वी तट को ठंडा कर देती है। पश्चिमी तट कैसे ठंडा होता है? उत्तरी पश्चिमी ध्रुवीय महाद्वीपीय साइबेरियाई हवाओं के कारण, चूँकि ठंडी हवाएं चलती हैं तो पश्चिमी तट को ठंडा कर देती हैं। तो ये मिस्टेक था, यहाँ पर चुड़ैल लिख गया, कैसे लिख गया मेरे से? चलिए ठीक है, बाद में इस पर बात करेंगे। तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी जापान सागरीय तटीय जलवायु प्रदेश। ओके, दक्षिणी पश्चिमी जापान सागर तटीय जलवायु प्रदेश, यानी जो जापान सागर के तरफ जितने भी जापान के प्रदेश हैं उनकी बात कर रहे हैं। जैसे इसके अंतर्गत निगाता, तोयामा, इशिकावा, फुकुई, नगानो, गिफू, क्योटो में मैप लगा देता हूँ, अगर कुछ आपको दिखे तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे रटना पड़ेगा। क्योटो, चुगोकू, और मैं सर्किल भी करता जाता हूँ, जो जो क्षेत्र मिल जाएंगे उसको मैं सर्किल कर दूंगा, गोला टाइप का, आप देख लें। तो निगाता, तोयामा, इशिकावा, फुकुई, नगानो, गिफू, क्योटो, चुगोकू, टोटोरी आदि प्रशासनिक अनुभाग आते हैं। प्रशासनिक अनुभाग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? प्रीफेक्चर, इन्हीं को बोलते हैं हिंदी में प्रशासनिक अनुभाग, यानी क्षेत्र। यह प्रदेश शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, यानी शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी कम वर्षा होती है। प्रशांत तटीय प्रदेश की तुलना में यह प्रदेश शीत ऋतु में अधिक ठंडक एवं ग्रीष्म ऋतु में अधिक उष्णता का अनुभव करता है। शीत ऋतु में अधिक ठंडक पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होती है, ये आप समझ सकते हैं, यहाँ कोई समझाने की बात है नहीं। फरवरी माह में सैनीन का तापमान, सैनीन एक स्थान का नाम है, सैनीन का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, जबकि दक्षिण में शिकोकू, सैनीन उत्तर में है। ओके, तो उत्तर में मैंने बताया तापमान कम रहेगा, तो देखिए उत्तर में तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि दक्षिण में शिकोकू का तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रीष्म काल में इन दोनों स्थानों का तापमान 25 डिग्री और 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। शीतकाल में, यहाँ समझिए ये थोड़ा सा फिर वही चीज़ आ गई, सेम चीज़ है। शीतकाल में दक्षिण पश्चिम जापान सागर तटीय प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है, क्योंकि जो उत्तर में क्षेत्र रहेगा वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी। मैंने आपको बताया कि जो साइबेरियाई हवाएं आती हैं तो वो उत्तर पश्चिम से आती हैं, तो वो उत्तर में वर्षा ज़्यादा कराएंगी, जैसे जैसे दक्षिण में आएंगी उनमें वर्षा की जो मात्रा है वो ख़त्म होती जाती है, तो वर्षा पहुँचते पहुँचते दक्षिण में एकदम ख़त्म हो जाती है, तो उत्तर में वर्षा ज़्यादा होता है। वही है कि उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। उत्तर में स्थित निगाता में हमादा की तुलना में अधिक वर्षा होता है, ये दोनों स्थान के नाम हैं, निगाता, हमादा। ओके, दक्षिण में हमादा में कम वर्षा होती है, उत्तर में निगाता जो है वहाँ पर ज़्यादा वर्षा हो जाती है। अब ये देखिए, दक्षिण पश्चिमी जापान का प्रशांत महासागर तटीय प्रदेश, यानी जो प्रशांत महासागर की तरफ जापान के प्रदेश हैं उनको बोला जाता है प्रशांत महासागर तटीय जलवायु प्रदेश। अब इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सैटामा, टोचगी, इबारगी, टोक्यो, टोक्यो का नाम आपने सुना होगा, कानागावा, ओकायामा, हिरोशिमा, शिकोकू और क्यूशू एवं कागोशिमा प्रीफेक्चर आते हैं। इस जलवायु प्रदेश के मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। शीत ऋतु में आकाश स्वच्छ एवं प्रकाशित रहता है, मतलब शीत काल में जो आकाश होता है वह स्वच्छ एवं प्रकाशित रहता है, मतलब साफ रहता है, एकदम क्लियर रहता है। और इस भाग में वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। ये बेसिकली बहुत आसान है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा ग्रीष्म काल में होती है और शीतकाल में वर्षा नहीं होती। आकाश एकदम स्वच्छ और साफ रहता है एकदम, और प्रकाशित रहता है, मतलब साफ स्पष्ट क्लियर दिखाई देता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रांत आते हैं तो इनको आप देख लीजिए, सैटामा, टोचगी, इबारगी, टोक्यो, कानागावा, ओकायामा, हिरोशिमा, शिकोकू, क्यूशू। बहुत आसान नाम भी है, कागोशिमा, इनमें कई नाम आपने सुना होगा, जैसे हिरोशिमा, शिकोकू, क्यूशू, टोक्यो, ये नाम आपने सुना होगा। फिर है उत्तरी क्यूशू जलवायु प्रदेश, ये लास्ट है। तो इस जलवायु प्रदेश के यानी कि जो क्यूशू का उत्तरी भाग है, क्यूशू द्वीप आप देखिए, इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत फुकुओका, कुमागाटा प्रीफेक्चर आते हैं। ओके, तो ये नाम थोड़ा अजीब है। इस जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी जापान सागर तटीय और प्रशांत महासागर तटीय जलवायु प्रदेशों के मध्य की संक्रमणीय विशेषताएं पाई जाती हैं। ओके,
चूँकि दक्षिण में क्या होता है, ये जापान सिकुड़ता चला जाता है, दक्षिण में जो द्वीप हैं वो छोटे छोटे पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिमी जापान सागर तटीय जलवायु है और प्रशांत महासागर तटीय जलवायु है, ये दोनों लगभग लगभग मिल जाते हैं, तो बीच की स्थिति पाई जाती है, मतलब संक्रमणीय विशेषताएं, मतलब बीच की स्थिति पाई जाती है, दोनों और की स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर शीतकाल में ध्रुवीय महाद्वीपीय उत्तरी पश्चिमी हवाओं से, ये देखिए फिर वही चीज़, एक ही हवाएं हैं सबसे ज़्यादा वर्षा कराती है शीतकाल में, वही साइबेरियाई वाली हवाएं। शीतकाल में ध्रुवीय महाद्वीपीय उत्तरी पश्चिमी हवाओं से तथा ग्रीष्मकाल में जापान के पूर्व में उत्पन्न हुई टाइफून, जापान के पूर्व यानी प्रशांत महासागर में टाइफून उत्पन्न होते हैं तो अभी वर्षा कराते हैं, ओके, चक्रवात। तो टाइफून की दक्षिणी पूर्वी उष्णकटिबंधीय समुद्री हवाओं से वर्षा होती है, यानी ग्रीष्मकाल में किससे वर्षा होती है, टाइफून की दक्षिणी पूर्वी उष्णकटिबंधीय समुद्री हवाओं से, और जबकि शीतकाल में किससे वर्षा होती है, तो ध्रुवीय महाद्वीपीय उत्तरी पश्चिमी हवाओं से, ओके। इस प्रदेश में अधिक ठंडक नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रोसियो की गर्म जलधारा दक्षिण से आ जाती है और वो यहाँ के प्रदेश को गर्म कर देती है, तापमान को बढ़ा देती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा है, समझाया भी, जहाँ मैप की ज़रूरत थी वहाँ मैप भी लगाया, और आप समझ लीजिए अपनी तरह से और तैयार कीजिए इसको। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिए क्या कमी है।